और ऑफ कोर्स बस एक ही दिन के अंदर वियोंका को वापस आया देख क्रॉस बहुत ही ज्यादा हैरान था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहां पर क्रॉस सो रहा था। वो धीरे से अपनी आंख खोलता है और अपने साइड में देखता है, तब उसे दिखाई देती है बियांका। बियांका उसके साइड में सो रही थी। उसे देखते हुए क्रॉस सोचता है रुको, आखिरकार बियांका यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो बासी लेते हुए बोलता है कि अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो शायद उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं बियांका भी जाग चुकी थी। उठने के साथ ही वो बोलती है मिस्टर क्रॉस गुड मॉर्निंग, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद को सुनकर क्रॉस बोलता है क्या आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरी लाइन होनी चाहिए, तुम मेरे रूम के अंदर हो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रॉस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो ट्रेनिंग करते हुए सोचता है कि बियांका यहाँ पर आए अब लगभग कुछ महीने बीत चुके हैं। जब वो यहाँ पर आई तब उसने मुझसे कहा कि मैं भी आज से अजूरे पाइन मैनर के अंदर रहने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। क्रॉस बोलता है कि आज से तुम यहाँ पर रहने वाली हो। बियांका बोलती हाँ बिल्कुल, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली ने यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी है तो फिर अब मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। उसके बाद को सुनकर क्रॉस सोचता है मेरे कहने का ये मतलब था कि अपनी फैमिली से इतना दूर रहना क्या तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अभी तुम बस 12 साल की हो। वो आगे सोचता है नहीं शायद ऐसा इस वजह से क्योंकि ये इमोशन को फील नहीं कर सकती तो फिर इसे अपनी फैमिली से फर्क नहीं पड़ता और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी यहाँ पर रुकने के लिए वापस आ गई। वेल ये मेरे लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि अगर ये मेरे पास रहेगी तो मैं इसे बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना सकता हूँ। क्रॉस हमें बताता है कि ये सब समर के अंदर हुआ था और फिलहाल विंटर आ गया। ये साल जल्दी खत्म होने वाला है, इसका मतलब लाहेलून एकेडमी के अंदर जाने का टाइम जल्दी आ रहा है। फिर इसके बाद हमें लाहेलून एकेडमी के बारे में बताया जाता है जिसे कि चारों ग्रेट किंगडम ने मिलकर स्टेब्लिश किया था। यहाँ पर एम्पायर के हर एक टैलेंट मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड इरोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इस एकेडमी के अंदर जाने की एज है 15 से 20 साल और मेरे रिग्रेशन से पहले इस एकेडमी ने अजुरे स्काई जनरेशन के काफी सारे लोगों को तैयार किया था और वो सभी लोग सच में काफी ज्यादा स्किल्ड थे। लेकिन उस एकेडमी के अंदर काफी सारे बास्टर्ड भी थे। वो बास्टर्ड मुझे उनकी वीकनेस पता है, लेकिन इस बार एकेडमी के अंदर एंटर होने के साथ ही मैं उन सभी के स्किल को चोरी कर लूंगा। मैं जल्दी 14 साल का होने वाला हूँ, इसका मतलब एकेडमी के अंदर जाने से पहले मेरे पास 1 साल का टाइम होगा। मुझे इस टाइम के बीच में खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, लेकिन मेरा टैलेंट वो अब अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। सीक्रेट आर्ट मैनुअल को यूज करते हुए मैंने बिगिनर एक्सपर्ट लेवल को रीच कर लिया और अब यही मेरी लिमिट है। अगर मैं अपनी लिमिट को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहता हूँ तो फिर मुझे बियोंका के स्नोडॉल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं उसके स्नोडॉल कर्ज को हासिल कर लूँ तो फिर मैं एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को भी मास्टर कर पाऊंगा। ये सब बातें सोचने के बाद वो अपने रूम का गेट ओपन करता है जहाँ पर बियोंका पहले से ही उसका वेट कर रही थी। वो पूछता है बियोंका क्या तुम आज भी यहीं पर मेरा इंतजार कर रही थी। बियोंका बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती मिस्टर क्रॉस। उसके इस बात को सुनने के बाद क्रॉस हमें बताता है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से वो हमेशा मेरा पीछा करती रहती है, यहाँ तक कि अगर मैं बाथरूम में जाऊँ तो भी। जब क्रॉस बाथरूम के अंदर जा रहा था तब वो बियोंका से बोलता है क्या तुम यहाँ पर भी मेरे पीछे आओगी। बियोंका बोलती है क्या मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। प्रेजेंट टाइम के अंदर क्रॉस सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार बियोंका मेरी दोस्त बनेगी कब। वो जब ये सब बातें सोचते हुए आगे बढ़ रहा था तभी बटलर एरियोड उसके पास आते हुए बोलते हैं यंग मास्टर स्टार सांचरी से आपके लिए एक इन्विटेशन आया है। इस बात को सुनकर क्रॉस बोलता है क्या स्टार सांचरी। फिर वो हमें इसके बारे में बताता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसे हर साल नोबल्स के लिए आयोजित किया जाता है। इस पार्टी के अंदर कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग आते हैं ताकि वो अपना नेटवर्क और अपने दोस्त बना सकें। इस लेटर को लेने के बाद क्रॉस एरियोड से बोलता है ओ इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सोचता है अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैं ज्यादातर अजूरे पाइन मैनर के अंदर ही रहा करता था, इस वजह से मेरी उस समय की यादें बहुत ही धुंधली हैं और मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर उस समय क्या हुआ था। हाँ मुझे लगता है उस पार्टी के अंदर मुझे वो आदमी भी मिलेगा। हाँ मैं जरूर जाऊंगा, कम से कम अपने उस वादे की खातिर जो कि मैंने एरियोड से किया था। अगर मैं उनकी बेटी को बचा लेता हूँ तो फिर शायद वो दोबारा मुझे धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये सब सोचने के बाद क्रॉस बोलता है ठीक है उन्हें बता दो कि मैं वहाँ पर आऊंगा। बियांका बोलती हाँ और मैं भी। क्रॉस बोलता है देखो बियांका ने कहा कि वो भी जाएगी। इन सब बातों को सुनने के बाद एरियोड यहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है यंग मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया। बटलर के यहाँ से जाने के बाद बियांका क्रॉस के पास आते हुए बोलती है मिस्टर क्रॉस उस पार्टी के अंदर जरूर काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपका मजाक उड़ाएंगे। क्रॉस बोलता हाँ तुमने सही कहा और मुझे भी ये बात नहीं पता कि आखिर वो लोग वहाँ पर बोलेंगे क्या, तो फिर मैं ये चाहूंगा कि तुम वहाँ पर ना जाओ। बियांका बोलती है लेकिन मैं जाऊंगी, एक पार्टनर होने के तौर पर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने फियोंसे की प्रोटेक्शन करूं। क्रॉस उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है देखो तुम्हें ये बात फियोंसे के तौर पर बोलने की जरूरत नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी खुद की मर्जी क्या है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो। क्रॉस के बात को सुनकर बियांका सोच रही थी फिर से वही रिएक्शन उतना ही प्यारा। वो हमें बताती है कि पिछले कुछ महीनों से मिस्टर क्रॉस मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि वो सुबह सुबह मेरे पास आए और मुझसे बोले ब्रेकफास्ट तैयार हो गया चलो खा लो। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कहा चलो हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं बुक पढ़ने के लिए, और फिर जब मुझे नींद आ रही थी तब उन्होंने
उन्हें कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम थोड़ी और देर तक यहाँ पर आराम कर सकती हो। क्रॉस के ऐसे काइंड बिहेवियर को देखने के बाद बियांका सोच रही थी कि हार्ड एंड हार्ट फैमिली के अंदर किसी ने भी मुझे इतने काइंड तरीके से ट्रीट नहीं किया। वो हमें बताती है कि इन सभी चीजों के होने के बाद अब मैं उनका पहले वाला टेरिबल इंप्रेशन भूल चुकी हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काइंड है और इस वजह से अब मैं मिस्टर क्रेस को नापसंद नहीं करती। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, एक फियोंसे के तौर पर नहीं बल्कि यही मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए हमारा क्रॉस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन। यहाँ पर अब ये लोग कैरेज के अंदर बैठ चुके हैं और जा रहे हैं पार्टी की ओर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैरेज के अंदर का सीन जहाँ पर बियांका सो रही थी और वहीं क्रॉस बोल रहा था कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो पूरे एरिया का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। फिर वो हमें बताता है नोबल्स के बारे में कि यूं ही पूरे वर्ल्ड के अंदर नोबल्स को रिस्पेक्टेड नहीं माना जाता, बल्कि उसका एक रीजन है क्योंकि वो लोग बाकियों की तरह नहीं होते, वो वर्ल्ड इरोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद नोबल फैमिली के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, वो पार्टी के अंदर बस अपना टाइम बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये लोग पार्टी के अंदर पहुंच चुके थे। पार्टी में आगे बढ़ते हुए क्रॉस सोच रहा था ओ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं। यहाँ पर जैसे ही ये लोग पार्टी के अंदर आते हैं एक अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जाता है कि लॉर्ड क्रॉस विलहेम और लेडी बियांका हार्ड एंड हार्ट पार्टी में पहुंच चुके हैं। सभी लोग क्रॉस को देखते हुए बोल रहे थे रुको क्या ये वही क्रॉस है, विलहेम फैमिली का फेलियर यंगेस्ट सन। इसके अलावा उसके बगल में खड़ी ब्यूटी वो भी पूरी तरह से बेकार है, नॉर्थन रूलर की सबसे छोटी बेटी जिस पर एक कर्ज है और उस पर कुछ भी इन्वेस्ट करना बेकार होगा। यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि मैंने सुना है इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई। वेल मेरे ख्याल से हमें इन्हें इतना नहीं घूरना चाहिए वरना हमें भी कर्ज हो जाएगा। यहाँ पर सभी को देखते हुए क्रॉस सोच रहा था क्या दिखने वाले नोबल्स, आखिर ये क्या बकवास है। उसके ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बोल रहा था क्या विलहेम ऐसा लगता है कि अब इस पार्टी के अंदर मजा आएगा। यहाँ पर क्रॉस की भी नजर इन तीनों के ऊपर पड़ जाती है। इन्हें देखते हुए वो सोच रहा था तो यहाँ पर कुछ रियल नोबल भी हैं। ये ऐसे नोबल हैं जो कि आगे चलकर अजूरे स्काई जनरेशन को भी ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद हमें इनके बारे में बताया जाता है। पहले वाले लड़के का नाम है ब्राक होगामा या फिर टाइगर बॉय। उसके साइड में खड़ी लड़की का नाम है एल्फिन इमिलिया और जो इन सभी का बॉस है, मतलब तुम इसे बॉस ही मान सकते हो, उसका नाम है एनिक्स ग्लेजर और उसका निकनेम है वुडन बो। क्रॉस सोचता है कि आगे चलकर इन तीनों को स्टोन किंगडम के एक हीरो के तौर पर देखा जाएगा और इन तीनों के अंदर मेरे इंटरेस्ट का रीजन यही था क्योंकि ये आगे चलकर थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे और शायद ये सब हुआ शार्लेट की वजह से। वो हमें कुछ दिन पहले का सीन बताता है, मतलब कुछ साल पहले जब पिछली बार ये पार्टी हुई थी। शार्लेट बोल रही थी कि मैंने ऐसी ड्रेस इस वजह से पहनी ताकि काफी सारे लोगों की नजर मेरे ऊपर आए और ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों ने मुझे बुलाया भी लेकिन उनमें से कोई भी मुझे डिफीट नहीं कर पाया और हाँ उन हारने वाले बंदों में एनिक्स भी था। शार्लेट गुस्से में बोलती है आखिर ये किस तरह की पार्टी है, इस पूरे पार्टी के अंदर कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलती है ये जगह बहुत ही ज्यादा उबाऊ हुआ इस वजह से अगली बार मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। प्रेजेंट टाइम के अंदर क्रॉस सोच रहा था कि उस दिन शार्लेट ने हर एक को रोस्ट कर दिया। सच में उसने उस समय बहुत ही ज्यादा हंगामा मचाया था। क्रॉस चुपचाप खड़ा होकर जब ये सब बातें सोच रहा था उसी समय बियांका उसके पास आती है। वो बोलती है मिस्टर क्रॉस तुम्हें आसपास की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब तो ऐसे ही हैं। क्रॉस सोच रहा था कि मैं यहाँ पर शार्लेट की बात को याद करने लगा। इसके अलावा इन सभी लोगों ने बियांका को काफी ज्यादा बुरा भला कहा लेकिन उसने बुरा नहीं माना। वो यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि वो मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बियांका के सर पर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है बियांका चिंता मत करो, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। फिर वो इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि आखिरकार शार्लेट कब आएगी, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उसे रियलाइज होता है कि शार्लेट नहीं आने वाली। इसी बीच यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है कि लॉर्ड डार्लिंग डेन फेलिंग आ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के साथ ही क्रॉस सोचता है तो फाइनली वो डेविल आ गया। हम देखते हैं डेन फेलिन को जो कि अंदर आते ही बोलता है सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ इसके फेस को देखने के बाद ये मत सोचना कि ये कोई लड़की है, ये एक लड़का है। इसे देखने के साथ ही क्रॉस याद करता है अपने पास्ट के बारे में। ये एक ऐसा बंदा है जिसने की एल्केमी केसल का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पास्ट के अंदर डेन फ्लिन क्रॉस को देखते हुए बोल रहा था तुम्हारी पूरी बॉडी कर्ज से भरी हुई है, आखिर तुम्हारे साथ इतना बुरा किया किसने। एरोजन टाइप कर्ज के लिए मैं तुम्हारा यूज करूंगी, आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या ये सही होगा? क्या तुम मेरा एक सब्जेक्ट बनना चाहते हो? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो क्रॉस का मुंह दबाते हुए बोलती है क्या तुम्हारे पास जवाब देने की हिम्मत नहीं? चलो जल्दी करो, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाले तो फिर मैं ये मान लूंगी कि तुम इससे सहमत हो और मैं सभी चीजों को शुरू कर दूंगी। सॉरी कर दूंगा। वो क्रॉस को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती है क्रॉस आखिर तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। क्रॉस यहाँ पर उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, वो चिल्लाता है। क्रॉस यहाँ पर उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, वो चिल्लाता भी है लेकिन वो क्रॉस की बातों पर ध्यान नहीं देता। क्रॉस उससे बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्रॉस हमें बताता है कि इसका नाम डार्लिंग डेन फिलिन है और ये आगे चलकर वर्ल्ड का किंग ऑफ एल्केमी बनेगा जिसके पास एल्केमी की सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। डेन फिलिन पार्टी में दौड़ते हुए बोल रहा था आखिरकार तुम सभी लोग कैसे हो? उसे देखते हुए सभी लोग आपस में बात करते हैं कि ये इतनी लेट इसी वजह से आया है ताकि ये सभी का टेंशन अपनी ओर ले सके और हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की बातें कर रहा था। क्रॉस सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर अटेंशन लेने के लिए इतना लेट नहीं आया। अगर उसे अटेंशन चाहिए होता तो वो अपनी दोस्तों की पार्टी नहीं भूलता और हाँ ये पास्ट की बात है। ये सोचने के बाद क्रॉस जल्दी से जाकर एक केक उठाता है और उसे बियांका को देते हुए बोलता है
बियांका तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। बियांका भी उस केक को खाते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर इसके बाद क्रॉस डैन फेलिन की तरफ आगे बढ़ता है। क्रॉस को अपनी तरफ आता देख डैन फेलिन सोच रहा था आखिरकार वो लड़का है कौन। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी देख रखा है। हाँ मुझे याद आ गया ये है क्रॉस विलियम। इसका फेस दिखने में बिल्कुल अपनी बहन शार्लेट की तरह है। डैन फेलिन क्रॉस से पूछता है क्या तुम लेडी शार्लेट के छोटे भाई हो। वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है। मेरे ख्याल से मेरी सुंदरता को देखने के बाद तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। क्रॉस बोलता है बकवास मैं यहाँ पर तुमसे किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम वर्ल्ड इरोजन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। अगर मैं अच्छे से बताऊं तो इस काम की वजह से मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। इस बात को सुनकर डैन फेलिन बोलता है तुम बहुत ही शरारती और इंटरेस्टिंग बच्चे हो। क्योंकि अब तुमने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया तो फिर चलो कहीं और अच्छे से बात करें। वो एक रूम के अंदर जाते हैं और गेट पर एक बोर्ड लगाते हैं कि कोई भी कमरे के अंदर ना आए, मतलब रास्ते में ना आए जो भी हो। रूम के अंदर जाने के बाद डैन फेलिन बोलता है क्रॉस वैसे तुम्हारी उम्र कितनी होगी। क्रॉस बोलता है 13 साल। लेकिन क्या सच में ऐसी चीजें मायने रखती हैं। डैन फेलिन बोलता है क्या 13 साल लेकिन तुम्हारा ये ओरा तुम्हारी एज से मैच नहीं करता। क्रॉस सोच रहा था हाँ बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक एडल्ट हूँ जो कि फिलहाल एक छोटे से बच्चे की बॉडी के अंदर है। वो बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर फालतू की बकवास मत करो। मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द मुद्दे की बात करें। डैन फेलिन बोलता है तो फिर ठीक है चलो वही करते हैं। फिर वो क्रॉस की तरफ एक शॉट को फेंकते हुए बोलता है इसे पकड़ो। क्रॉस ने उस शॉट को पकड़ लिया था। उस शॉट को पकड़ने के अगले ही पल वो अपने सामने की चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डैन फेलिन क्रॉस के ऊपर अटैक करता है लेकिन क्रॉस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो लगातार क्रॉस के ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन क्रॉस उसके सभी अटैक को ब्लॉक करते हुए बोल रहा था आखिरकार तुम ये अचानक क्या कर रहे हो। डैन फेलिन बोलता है आखिरकार मुझे शार्लेट के छोटे भाई से मिलने का मौका मिल गया। मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने स्किल्ड हो, उसके बाद हम जरूरी बात करेंगे। उसकी बातों को सुनकर क्रॉस सोच रहा था सच में ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है। डैन फेलिन क्रॉस के ऊपर आगे अटैक करते हुए बोलता है वैसे तुम कुछ बताना चाहते थे ना तो फिर बोलो मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पर अब उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद क्रॉस को भी गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में डैन फेलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अचानक से क्रॉस के ऐसे बिहेवियर को देखकर डैन फेलिन घबराते हुए बोल रहा था रुको आखिर ये किस तरह की स्किल है, तुम तो फेलियर थे ना। क्रॉस बोलता है हाँ तुमने सही कहा मैं एक फेलियर हूँ, इसके बावजूद मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ। यहाँ पर डैन फेलिन की शॉट कांप रही थी क्योंकि वो क्रॉस के पावर को मैच नहीं कर पा रहा था। क्रॉस सोच रहा था कि यहाँ पर एक स्कॉलर के सीक्रेट टेक्निक को यूज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन मुझे इसे एक बार समझाना होगा। वो बोलता है तुम्हारा रिसर्च जिसके अंदर तुम कल्ट को न्यूट्रलाइज करने के बारे में सोच रहे हो उसके अंदर तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रॉस की इस बात को सुनने के बाद डैन फेलिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता। वो पूछता है क्या तुम एल्केमी के बारे में जानते हो, इसके अलावा आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। क्रॉस यहाँ पर थोड़ा सीरियस होता है और अपने पैरों में ओरा का यूज करने के बाद काफी स्पीड से डैन फेलिन के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक करते हुए बोल रहा था दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला इरोजन कल्ट, उस कल्ट को नलीफाई करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम वैसे कल्ट को नलीफाई करने का तरीका निकाल सको। और मैं तुम जैसे फर्स्ट क्लास के एल्केमी के पास सिर्फ इसी वजह से आया था कि तुम उसका तरीका निकाल कर अपनी रिसर्च को प्रूफ कर सको। मैं तुम्हारे रिसर्च के अंदर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास है कल्ट को चोरी करने की स्किल। इस स्किल को देखते हुए डैन फेलिन सोच रहा था रुको ये तो बिना स्किल का फेलियर है ना, आखिरकार इसके पास ऐसी स्किल कहाँ से आई। लेकिन अगर क्रॉस की बात सच है इसका मतलब मेरे पास एक परफेक्ट मौका है, मुझे सप्लाई या फिर डिमांड की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ मैं इस कल्ट को नलीफाई करने का तरीका भी निकाल सकता हूँ। वो बोलता है क्रॉस आखिर मुझे तुम्हारे लिए बदले में क्या करना होगा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं या फिर कुछ और। क्रॉस बोलता है मैं फ्यूचर में काफी सारे कल्ट को एक्वायर करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी मेडिसिन बनाओ जिससे मैं उन सभी को हटा सकूं। डैन फेलिन बोलता है क्या मेडिसिन बनाना, वो तो मेरी स्पेशलिटी है। यहाँ पर क्रॉस सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ स्किल को चुराना काफी नहीं होगा, यहाँ तक कि अजरे स्काई जनरेशन जिसके पास काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल थे वो भी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक पाए। तो फिर मुझ जैसा फेलियर मेरे पास हर एक पॉसिबिलिटी को यूज करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं, वो मेडिसिन हो या फिर कुछ और। क्रॉस को देखते हुए डैन फेलिन सोच रहा था कि मैंने सुना है इसकी मोटिवेशन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है शार्लेट से कंपेयर किए जाने की वजह से, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सब पूरी तरह से सही नहीं थे। एक बहुत ही बड़ी जीनियस और एक सन की ये दोनों सिबलिंग सच में काफी बड़े जीनियस हैं। और हाँ हमारा डैन फेलिन एक ऐसा बंदा है जिसे लड़की हो या फिर लड़का उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक ही नजर से देखता है जो कि है हवस। वो क्रॉस से बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। क्रॉस बोलता है हाँ पूछो। वो पूछता है कि क्या तुम भी लाहिलून एकेडमी के अंदर जाने वाले हो। क्रॉस बोलता है ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी पूछने वाली बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा क्योंकि एकेडमी के अंदर आने के बाद मेरे पास अच्छा मौका होगा ताकि मैं काफी सारे स्किल्स को चोरी कर सकूं। क्रॉस की बात को सुनकर डैन फेलिन खुश होते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन तैयार कर दूंगा या फिर तुम जो चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कल्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो मैं उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसे देखते हुए क्रॉस सोच रहा था कि ये आदमी तब भी और अब भी बिल्कुल भी नहीं बदला।
क्रॉस डैन फ्लिन से आगे बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोलता है हाँ पूछो। क्रॉस बोलता है क्या तुम्हें ऐसे किसी बीमारी के बारे में पता है जिसकी वजह से स्किन का रंग बदलने लगता है? वो बताता है हाँ बिल्कुल, वो एक लाइलाज बीमारी है, उसके अंदर स्किन का कलर काला या फिर नीला हो जाता है और आखिरकार अंत में जाकर ओनर की डेथ हो जाती है। क्रॉस बोलता है ठीक है, तुम्हें उस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। क्रॉस की बात को सुनकर डैन फ्लिन काफी हैरान हो चुका था क्योंकि उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं, हालांकि फिलहाल के लिए। वो बोलता है आखिर तुम्हें इस बीमारी के बारे में पता कैसे चला? उसे ठीक करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। उसके बात को सुनकर क्रॉस सोच रहा था मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्यूचर में चलकर तुम इसका इलाज ढूंढने वाले हो। वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है कि मुझे भरोसा है तुम ये कर लोगे। वो बोलता है तुम्हारी बात सच में काफी ज्यादा अजीब है लेकिन मैं इसे पूरा करने का ट्राई जरूर करूंगा। क्रॉस बोलता है ठीक है, जब तुम मेडिसिन बना लो उस समय अजूरे पाइन मैनर के अंदर आकर तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डैन फ्लिन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं खुद इसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। इन सब चीजों के हो जाने के बाद क्रॉस डैन फ्लिन से पूछता है वैसे काफी लंबे टाइम से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मेरी सिस्टर पसंद है? डैन फ्लिन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं चार्लेट से प्यार करता हूँ। क्रॉस बोलता है तो फिर तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ या फिर कुछ और? आखिर तुम उस समय क्या कहना चाहते थे? डैन फ्लिन बोलता है तुम्हें भी बच्चे हो, इस वजह से शायद तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे लड़के भी पसंद है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की या फिर लड़का, मुझे दोनों में इंटरेस्ट है। उसकी बात को सुनने के बाद हमारे क्रॉस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो घबरा कर यहाँ से भागते हुए बोलता है नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। पीछे से डैन फ्लिन चिल्लाते हुए बोल रहा था अरे मेरे फ्यूचर लवर थोड़ा रुको तो। वहाँ से आने के बाद क्रॉस पार्टी के अंदर चलते हुए बोल रहा था मैं ये बात तो भूल ही गया था कि आखिरकार वो किस तरह का आदमी है। इसी बीच उसकी नजर अपने सामने पड़ती है जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ तो देख रहे थे और यहाँ पर अपने सामने की चीज को देखने के बाद हमारा क्रॉस भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर इसके बाद हम पार्टी के बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का जबरदस्ती हमारी बियांका को कहीं पर तो ले जाने का ट्राई कर रहा था। उसने इतनी जोर से बियांका का हाथ पकड़ रखा था कि अब वहाँ पर भी निशान बन चुके थे। यहाँ पर बियांका धीरे से बोलती है मास्टर क्रॉस आखिर आप कहाँ पर हैं? बियांका के ये बोलने के साथ ही क्रॉस यहाँ पर आते हुए उस बंदे के फेस पर एक जोरदार किक मारता है। इस किक के पड़ने के बाद वो बंदा लड़मड़ाता हुआ जाकर गिरता है पीछे और वो बंदा संभल पाता उससे पहले ही क्रॉस गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियोंसे को छूने की? आखिर तुम यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहे थे? क्रॉस की बात को सुनकर वो लड़का बोलता है क्या जबरदस्ती? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्रॉस बोलता है तो फिर क्या तुम 12 साल की बच्ची के ऊपर हाथ उठा रहे थे? सच में मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा। वो बंदा घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो प्रिंसेस क्लाउडिया को ऑर्डर था और मैं बस उसी को फॉलो कर रहा था। इस बात को सुनने के साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग सोचते हैं क्या प्रिंसेस क्लाउडिया का ऑर्डर? क्रॉस बोलता है क्या क्लाउडिया से टर्न? वो बोलता है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लेडी बियांका को उनके पास लेकर जाऊं, लेकिन ये मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थी तो फिर मैंने फोर्स का यूज करने का ट्राई किया। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, वो रॉयल कमांड है, मुझे उसे फॉलो करना ही था। इस बात को सुनकर क्रॉस सोचता है बियांका वो नॉर्थन रूलर की सबसे छोटी बेटी है लेकिन कर्ज की वजह से उसे एक नोबल की तरह नहीं देखा जाता। पर जहाँ तक मुझे याद है जो प्रिंसेस है वो हमेशा अपने खास लोगों के साथ ही रहती है, तो फिर आखिरकार उसने बियांका को पर्सनली बुलाया क्यों? हाँ मुझे समझ में आ रहा है वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ होगी। फाइनली मुझे याद आ गया एक कनेक्शन, ये उसी का काम होना चाहिए। वो आदमी वो लगातार मेरी बहन का पीछा कर रहा था लेकिन पिछली पार्टी के अंदर हारने के बाद उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन इसके बावजूद उसने शार्लेट का पीछा करना नहीं छोड़ा और उसकी प्लानिंग सच में काफी ज्यादा बेकार थी। लेकिन इस बार जब शार्लेट यहाँ पर नहीं आई तो फिर उसने सोचा कि वो उसकी छोटे भाई को अपना निशाना बनाएगा। हाँ अब मुझे अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई। ये सब सोचने के बाद वो गुस्से में बोलता है क्या रॉयल ऑर्डर का ये मतलब है कि तुम बियांका को घसीट सकते हो? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर मैं जाऊंगा लेकिन प्रिंसेस के पास नहीं, मैं जाऊंगा एनिक्स के पास। वो आदमी बोलता है क्या लॉर्ड एनिक्स, लेकिन क्यों? क्रॉस बताता है कि तुम प्रिंसेस के सर्वेंट हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जो रियल ऑर्डर है वो प्रिंसेस का नहीं बल्कि एनिक्स का था। सच में तुम जैसे बेकार लोगों के पास पावर होना बस पावर की बर्बादी है। फिर इसके बाद वो बियांका के साथ यहाँ से जाते हुए बोलता है बियांका चलो चले। बियांका बोलती है हाँ बिल्कुल लॉर्ड क्रॉस। वो दोनों चुपचाप हालवे से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए क्रॉस सोचता है कि आखिरकार बियांका ने उस ऑर्डर को रिफ्यूज क्यों किया? मुझे पहले से इसके मास्टरमाइंड के बारे में पता है क्योंकि मैं रिग्रेस होकर आया हूँ, लेकिन 12 साल की बियांका उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, तो फिर आखिरकार उसने प्रिंसेस के ऑर्डर को रिफ्यूज क्यों किया? ये सब सोचने के बाद क्रॉस बोलता है बियांका। बियांका बोलती है हाँ बताइए। क्रॉस पूछता है कि आखिरकार तुमने प्रिंसेस के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया? बियांका बोलती है ऐसा इस वजह से क्योंकि आपने कहा था कि मैं वहीं पर आपका वेट करूं। बियांका की ये बात सीधा हमारे क्रॉस के दिल पर लगती है। वो हल्की सी एक स्माइल करता है और फिर बोलता है सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर इसके बाद हम एक रूम का सीन देखते हैं जिसके सामने खड़ा था बाराक ओबामा और वो इन्हीं का वेट कर रहा था। क्रॉस को देखने के साथ ही वो बोलता है ओहो तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्रॉस बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ एनिक्स से मिलने के लिए। बाराक बोलता है हाँ बिल्कुल, एनिक्स ने कहा था कि अगर तुम यहाँ पर आओ तो मैं तुम्हें अंदर आने दूं। इसे देखते हुए क्रॉस सोचता है बाराक ओबामा द टाइगर बॉय, वो डुअल स्वॉर्ड के अंदर स्किल्ड है और उसकी पर्सनालिटी वो एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल है। मैं यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और आखिरकार एनिक्स के ऑर्डर की वजह से शायद मुझे
क्रेस के साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी। ये सब बातें सोचते हुए वो जैसे ही गेट को ओपन करने वाला था उसी समय जो बाराक है वो क्रेस के पास आकर उससे बोलता है, क्रेस मैं भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ, चलो हम इस मामले को यहीं पर सुलझा लें। उसकी बात को सुनकर क्रेस सोचता है तो फाइनली ये बात यहीं पर आकर अटक गई। क्रॉस बोलता है स्टार सैंक्चुरी के अंदर फाइट करना फॉरबिडन है। बाराक बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने सार्लेट से फाइट की थी, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद को सुनकर क्रॉस सोचता है, हाँ मैंने भी सुना है सार्लेट से फाइट के दौरान इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। बाराक एक्सपर्ट में भी हाई लेवल का है, इसके कम्बैट स्किल को सेंस करना बिल्कुल भी आसान नहीं। जब तक मैं एनिक्स से ना मिल जाऊं तब तक मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से यूं ही चुपचाप नहीं जा सकता। वो जब ये सब बातें सोच रहा था उसी समय बाराक अपने हाथों में ओरा को रिलीज करते हुए क्रेस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्रेस ने सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर लिया था। अटैक को डॉज करने के अगले ही पल वो बाराक के ऊपर अपने एक पावरफुल पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से बाराक की हालत खराब हो गई थी। क्रेस यहाँ पर उसे कोई दूसरा मौका नहीं देता, वो तुरंत उसके ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल मूव इंस्टेंट स्ट्राइक का यूज करते हुए हिट करता है और इसी के साथ बाराक नॉकआउट हो चुका था। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद वो उठते हुए बोलता है, क्रेस तुमने थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं किया। क्रेस बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, वो तुम ही थे जिसने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया। बाराक बोलता है, बहुत बढ़िया, तो फिर चलो इस फाइट को आगे बढ़ाएं, मुझे अपना वेपन लाने दो, उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा। क्रेस बोलता है, क्या वेपन, इसका मतलब तुम अभी भी इस फाइट को आगे बढ़ाना चाहते हो। यहाँ पर बाराक स्माइल करते हुए कुछ बोलने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से अगले ही पल वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। उसे देखते हुए क्रॉस बोलता है, सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। फिर इसके बाद बियांका क्रेस से पूछती है, क्रेस आखिरकार तुमने ये किया कैसे। क्रेस बताता है कि मैंने यहाँ पर विल्हेम की एक सीक्रेट आर्ट यूज की। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है इंस्टेंट स्ट्राइक के बारे में। ये विल्हेम का एक एंशिएंट सीक्रेट आर्ट है और ये बस थोड़े ही टाइम में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज करता है, वो भी एक साथ। अगर तुम इसका यूज अच्छे से करो तो फिर ये आर्मर को चीर कर बॉडी के अंदर भी चला जाएगा। ये एक ऐसा सीक्रेट आर्ट है जिसे मैंने अमातासु हॉल के डिस्ट्रॉय होने से पहले रिकवर किया था। इसकी बदौलत न जाने कितनी बार मेरी जान जाने से बची। परजेंट के अंदर क्रेस बियांका को बताता है कि ये मेरी सबसे पावरफुल सीक्रेट आर्ट है। अब ये फिलहाल कुछ टाइम तक नहीं उठने वाला, तो फिर हम चलो अंदर चलते हैं। बियांका बोलती है, ठीक है लॉर्ड क्रेस। फिर इसके बाद वो दोनों गेट खोलकर अंदर आते हैं। अंदर आते ही उन्हें अपने सामने दिखाई देते हैं एनिक्स और एमिलिया। इन दोनों को सही सलामत अंदर आता देख एमिलिया थोड़ी घबरा गई थी। वो तुरंत ही बाराक की तरफ भागते हुए बोलती है, बाराक आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। एनिक्स क्रेस से बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुमने बाराक को डिफीट कर दिया। क्रेस बोलता है, क्या यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने उसे गेट के बाहर खड़ा कर रखा था ताकि वो मुझसे फाइट कर सके। एनीवेज मुझे जहां तक पता चला है तुम सेकंड प्रिंसेस का यूज कर रहे हो मुझे बाहर निकालने के लिए, तो फिर मैंने सोचा मैं पर्सनली जाकर तुमसे मिलूं। एनिक्स बोलता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला, ये तो सच में काफी अजीब है। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम मुझसे बिल्कुल ही अलग हो, शायद वो रूमर्स गलत थे। क्रेस बोलता है, मेरे फेलियर होने के रूमर वो सही है, लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें डिफीट कर दिया तो फिर आज के बाद वो रूमर थोड़े बदल जाएंगे। ये बोलते हुए क्रेस सोच रहा था क्योंकि आज मैं तुम्हारे स्किल को भी चोरी करने वाला हूँ। एनिक्स यहाँ पर क्रेस के बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस चुपचाप उसकी सारी बातों को सुन रहा था। फिर इसके बाद क्रेस हमें एनिक्स के बारे में बताता है कि हम दोनों एकेडमी के अंदर अजुरे स्काई जनरेशन के साथ ही थे, क्योंकि हमने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया था, इस वजह से मैं इस आदमी को काफी अच्छे से जानता था। अगर सच कहूँ तो शायद उसने मुझे अपना दोस्त सिर्फ इसी वजह से बनाया क्योंकि मैं उसके लिए यूजफुल था, और मेरे ख्याल से इसका दोस्त बनना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला रहा होगा। हम देखते हैं क्रेस के पास्ट लाइफ का सीन जहाँ पर वो एक चट्टान पकड़कर लटका हुआ था। वो बोलता है, डैम इट, क्या तुमने अभी तक उन सभी को नहीं मारा। एनिक्स, अगर तुमने उन सभी को मार दिया है तो फिर जल्दी करो, मेरी मदद करो। एनिक्स बोलता है, क्रेस अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो फिर सभी को ये पता चल जाएगा कि ये मेरी गलती थी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूंगा और मुझे अजुरे जनरेशन से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से अकेले जिंदा वापस जाऊंगा तो फिर किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। उसके बाद कुछ सुनकर क्रेस बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा। अंदर पहले ही पावर के लिए स्ट्रगल चल रहा है और अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर मुझे यकीन है वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। एनिक्स बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सारा दोस्त तुम्हारे ऊपर डालने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे नफरत करते हैं, तो फिर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने वाला, और मुझे यकीन है ये इंसिडेंट भी जल्दी गायब हो जाएगा। इस वजह से आखिर तक मेरे दोस्त बने रहने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ क्रेस। उसके बाद को सुनकर क्रेस बोलता है, क्या दोस्त, अपनी बकवास बंद करो, तुमने कभी मुझे अपना दोस्त माना ही नहीं। तुम मेरे साथ सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि तुम्हें सार्लेट चाहिए, और आज जो कुछ भी हुआ उसका रीजन है सार्लेट की शादी हो रही है और तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। एनिक्स बोलता है, यही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं, लेकिन तुम्हारी इंट्यूशन थोड़ी सी अच्छी है जिससे कि तुम दूसरों की गलती ढूंढने में बर्बाद करते हो, और यही रीजन है जिसकी वजह से तुम मरोगे। वैसे अगर सार्लेट की शादी की बात करें तो मुझे लगता है वो नहीं होगी। सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो वैसी बात है, सार्लेट ये नहीं चाहेगी कि तुम्हारा फ्यूनरल और उसकी शादी एक ही दिन हो। उसके यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद हमारे क्रॉस का हाथ छूट जाता है और वो पहाड़ी से गिरने लगता है। वो गिरते हुए सोच रहा था तो फिर क्या यही मेरा एंड है, लेकिन उसी टाइम यहाँ पर एंट्री होती है आर्थर की। यहाँ पर आने के साथ ही क्रेस के हाथ को पकड़कर उसने क्रेस को बचा लिया
दिया था। क्रेस बताता है उस समय आर्थर ने मेरी मदद की जिसकी वजह से मैं उसके टीम के अंदर शामिल हो गया। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं थी बल्कि ये मेरे नए मिसफॉर्चून की शुरुआत थी। खैर आर्थर की गवाही की वजह से एनिक्स को अजूरे जनरेशन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के अलावा मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि वो प्रिंसेस से शादी करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर अब उसके मन में क्या होगा, क्या वो अब भी वही सोच रहा होगा। क्रेस जब ये सब बातें सोच रहा था तभी एनिक्स बोलता है क्रेस तुम्हारे बोलने का तरीका और तुम्हारा फेस ये दोनों ही साइलेंट से काफी ज्यादा मैच खाते हैं। इस बात को सुनकर क्रेस गुस्से में सोचता है वो आदमी वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो गुस्से में बोलता है तुम अपने इस गंदे से मुंह से मेरे सिस्टर का नाम लेना बंद करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और मेरी बहन एक जैसे दिखते हैं? क्रेस अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है वेल अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल सही हो। मैं अपनी बहन की तरह हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके अपना रास्ता खुद ही तैयार करूंगा। एनिक्स क्रेस की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो हल्की सी स्माइल करता है। उसके स्माइल करने के साथ ही क्रेस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था लेकिन अचानक ही उसके सामने एक लकड़ी का टेंटिकल आता है जो कि क्रेस के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। क्रेस उस लकड़ी को पकड़कर हवा में से एनिक्स के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन एक बार फिर उसका अटैक ब्लॉक हो चुका था। ये अटैक न केवल ब्लॉक बल्कि वो वुडन टेंटिकल क्रेस के पैर को भी पकड़ लेता है। फिर इसके बाद उस टेंटिकल ने जोर से क्रेस को चारों तरफ घुमाकर उसे एक तरफ फेंक दिया था। यहाँ पर क्रेस खुद को संभालता है और फिर गुस्से में सोचता है सच में आखिर ये क्या बकवास है। हम देखते हैं एनिक्स को जो अपने पावर का यूज करते हुए बोल रहा था क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, चलो आ जाओ वेपन का भी यूज कर लो। हमें बताया जाता है ये ग्लेजर फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है मुकेतेन तोसुकी। ये एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जो का यूज करते हुए प्लांट को स्ट्रेंथन और उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती है और इस टेक्निक का यूज करते हुए काफी सारी चीजें कर सकते हो जैसे कि पेड़ों को रिकवर करना या फिर और भी वगैरह वगैरह। एनिक्स की बात को सुनने के बाद क्रेस जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाते हुए बोलता है ठीक है तुमने ही मुझे कहा है कि मैं वेपन का यूज कर सकता हूँ, बाद में रिग्रेट मत करना। वैसे अगर मैं तुम्हारे इस वुडन पीस का यूज करते हुए फाइट करूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। एनिक्स बोलता है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर इसके बाद वो क्रेस के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कहीं तुम इस ब्रांच का यूज करते हुए मेरे अटैक को ब्लॉक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। हम देखते हैं क्रेस उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करता बल्कि वो बहुत ही स्पीड के साथ उसके सभी अटैक को लगातार डॉज कर रहा था। क्रेस के ऐसे स्पीड को देखने के बाद एक पल के लिए एनिक्स भी काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है अगर ये सार्लेट जैसा जीनियस होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन ये फेलियर है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर एक फेलियर ने ऐसा किया कैसे। यहाँ पर क्रेस उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए सोच रहा था मैं तुम्हारा एक नेचुरल एनिमी हूँ। मैंने तुम्हारे सभी एबिलिटी को देख रखा है रिग्रेस होने से पहले तो फिर ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। ये सोचने के अगले ही पल वो एनिक्स के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका था। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है एनिक्स कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से सार्लेट के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर एनिक्स क्रॉस की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक बार फिर अपने पावर का यूज करते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो और देखो कि आखिर इस बार मैं क्या करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसके पीछे से हम देखते हैं कोई चीज बाहर निकल रही थी। हालांकि सही टाइम पर क्रेस ने पीछे हटकर इसे डॉज कर लिया था लेकिन इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। एनिक्स बोलता है क्रेस मेरे ख्याल से अब तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। हमें बताया जाता है ये उसके टेक्निक का 5वां फॉर्म है वुडन हेवन जाइंट। वो आगे बोलता है अगली बार जब मैं अटैक करूंगा उस समय केयरफुल रहना वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। एमिलिया उसके अटैक को देखते हुए बोल रही थी एनिक्स नहीं अगर तुम ऐसा करोगे तो वो मर जाएगा। अगर ये अटैक उसे हिट हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता वो अपनी जान बचा पाएगा। एमिलिया के ये बोलने के साथ ही उस जाइंट ने हमारे क्रेस के ऊपर अटैक कर दिया था लेकिन क्रेस यहाँ पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता मानो उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली हो। वो याद करता है अमुत्सुकान लाइब्रेरी के एक सीक्रेट बुक के बारे में जो कि पूरे के पूरे मैनुअल का सबसे पतला सीक्रेट आर्ट बुक है। उसमें बताया गया है कि 80 साल के होने के बाद एक एंसिस्टर ने इस स्वॉर्ड आर्ट को बनाया है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर टैलेंट की कमी हो सिर्फ वही इसका यूज कर पाएगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और जिसने डेथ को कई बार फेस किया हो। क्रेस इसे याद करते हुए सोच रहा था मेरे लिए इसे यूज करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैं कई बार ऐसे कंडीशन से निकल चुका हूँ। मैं अपने एंसिस्टर के इस सीक्रेट आर्ट को समझ सकता हूँ, मुझे इसका यूज करना होगा। सबसे पहले अपने स्वॉर्ड को खुद में मिला लो। वो जब ये बातें सोच रहा था उसी समय हम देखते हैं उसके वुडन स्टिक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। फिर इसके बाद वो अटैक करते हुए बोलता है खुद ही तलवार बनकर अटैक करो। क्रेस का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बस एक ही अटैक के अंदर वो जायंट 2 हिस्सों में कट जाता है। उसे काटने के बाद क्रेस बोलता है वन स्वॉर्ड ट्रू सिंपल और सच। इसी के साथ हम देखते हैं उस जायंट के 2 टुकड़े हो चुके थे, मतलब पूरी तरह से 2 टुकड़े। और यहाँ पर जो एमिलिया थी वो इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान थी। हालांकि बियांगा का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वहीं अगर एनिक्स की बात करें तो उसकी भी फटी पड़ी थी क्रेस की ऐसी पावर को देखने के बाद। वो जब कांप रहा था उसी समय क्रेस बोलता है एनिक्स मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से बहक कर मेरे लोगों से टकराने के बारे में मत सोचना, क्या तुम मेरी बात समझ गए। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रॉस के पावर को देखने के बाद और उसकी बातों को सुनने के बाद एनिक्स अपने घुटनों पर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसके सर से खून निकल रहा था। वो सोचता है डैम इट, मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ पर अपने इतने ज्यादा पावर को यूज नहीं करूंगा ताकि मैं एनिक्स के स्किल को चोरी कर सकूं, लेकिन क्योंकि अब उस अटैक के अंदर मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं जरा भी हिल पाऊंगा। नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा, ऐसा लगता है कि मैं भी मर जाऊंगा।
क्रॉस जब ये सब बातें सोच रहा था उस समय हम देखते हैं कि क्रॉस का पैर बहुत ही ज्यादा सेक कर रहा है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इसी टाइम पर बियांका क्रॉस को पीछे से पकड़ते हुए बोलती है, मिस्टर क्रॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन वो क्रॉस को इतनी जोर से पकड़कर दबाती है कि वो मदद नहीं बल्कि मर्डर लग रहा था। क्रॉस चिल्लाते हुए बोलता है, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो वरना मैं मर जाऊंगा। इसी समय डैन फेलिन यहाँ पर आते हुए बियांका से बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो मर जाएगा, तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर इसके बाद वो क्रॉस को उठाता है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब तक पार्टी के अंदर मौजूद सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि क्रॉस ने एनिक्स को डिफीट कर दिया है। सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, रुको क्या हमने जो सुना वो सही है, इस फेलियर ने एनिक्स को डिफीट कर दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, ये तो विलेम फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर था ना। तभी की बातों को सुनते हुए डैन फेलिन बोल रहा था, तो ऐसा लगता है रूमर पहले से ही फैलने लगे हैं और जब तक क्रॉस को होश आएगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका होगा। इसके अलावा एनिक्स का वो रिएक्शन मुझे लगता है कि हारने के बाद वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हालांकि मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक तुम मेरे रिसर्च के अंदर मेरी मदद कर नहीं देते तब तक मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पर क्रॉस ठीक हो चुका है और वो फिलहाल अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो ट्रेनिंग करते हुए हमें बताता है कि उस पार्टी से वापस आए मुझे एक हफ्ते बीत चुके हैं और मुझे जो चोट लगी थी फिलहाल मैंने उसे भी रिकवर कर लिया है। अगर मैंने वहाँ पर अपनी उस टेक्निक को ज्यादा यूज किया होता तो हो सकता था मेरी हालत इससे भी ज्यादा खराब होती। मैं पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ सोता हुआ आया हूँ। इसके अलावा अगर मैं सच में वहाँ पर बेहोश नहीं होता तो फिर ये मेरे लिए काफी अच्छा होता। मेरे पास एक मौका था एनिक्स की स्किल को चोरी करने का, खैर अब मैंने वो मौका खो दिया। मैंने उसके स्किल को चोरी करने के दो मेथड सोचे थे, पहला ब्लैक हुड का यूज करते हुए कंडीशन को अनलॉक करो और उसे पूरा करो, लेकिन मेरा जो दूसरा मेथड है वो इससे अलग है। मैंने सोचा था कि मैं अपने पावर का यूज करते हुए उसे डिफीट करूंगा और उसे ये फील करवाऊंगा कि उसकी स्किल बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो किसी भी काम की नहीं। हालांकि ये करना बहुत ही ज्यादा आसान था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उसे बुरी तरह से डिफीट करके ये दिखाऊंगा कि उसकी स्किल बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस वजह से मैंने उसके अटैक को अपनी एक ही स्ट्राइक के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मुझे यकीन है उसके मन में ये सवाल आने लगे होंगे कि उसकी स्किल कितनी कमजोर है। अब धीरे धीरे करके उसे अपने स्किल के ऊपर शक होने लगेगा। उस समय उसकी स्किल वैल्यूबल नहीं होगी तब मैं उसे चोरी कर लूंगा। ऑफकोर्स इसमें टाइम तो लगेगा ही, तब तक मैं खुद को रिकवर करके अपने स्किल के ऊपर और अच्छे से काम कर सकता हूँ। फिलहाल अभी भी एकेडमी को शुरू होने में 1 साल बचे हुए हैं। उससे पहले मैं अपना हर दिन ट्रेनिंग करते हुए बिताना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। वो जब ये सब बातें सोचते हुए बाहर निकलता है उसी समय रियोड उसे बताते हैं कि यंग मास्टर बेरोकिन अजूरे पाइन मेनर के बाहर खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्रॉस बोलता है, क्या बेरोकिन, मुझे लगता है वो मुझसे मिलने के लिए खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकता। रियोड बताता है कि यंग मास्टर, हमने उन्हें पहले ही कई बार रिफ्यूज कर दिया है तो फिर मुझे लगता है आपको उनसे एक बार मिलना चाहिए। क्रॉस बोलता है, ठीक है, अब मैं इन सभी चीजों को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता तो फिर तुम उसे अंदर भेज सकते हो। रियोड बोलता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया। इसी बीच बियांका क्रॉस के पास आती है और उसे पानी देते हुए बोलती है, यंग मास्टर ये लीजिए। क्रॉस बोलता है, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन बियांका यहाँ पर क्रॉस को दूर से ही पानी दे रही थी, वो उसके पास नहीं आती। क्रॉस पूछता है, आखिर क्या हुआ? बियांका बताती है कि तुम्हारे अंदर से पसीने की स्मेल आ रही है, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। क्रॉस खुद को चेक करते हुए बोलता है, हाँ शायद तुमने सही कहा, मैं थोड़ी देर पहले ओरा की ट्रेनिंग कर रहा था, शायद इसी वजह से मैं पसीने से इतना ज्यादा भीग चुका हूँ। बियांका पूछती है, तो फिर मास्टर बेरोकिन से मिलने से पहले क्या अपना हाथ पैर धोना चाहते हैं? क्रॉस बोलता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं। बियांका बोलती है, वेल अगर ऐसी बात है तो फिर आप प्लीज मेरे पास मत आइए। उसकी इस बात को सुनकर क्रॉस बोलता है, रुको, क्या तुम अपने फियोंसे को ये ऑर्डर दे रही हो कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं? बियांका, मुझे लगता है तुम काफी बड़ी हो गई हो जो तुमने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत की। क्रॉस की बात को सुनने के बाद बियांका यहाँ से भागने लगती है। वही क्रॉस सोच रहा था, रुको, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी? फिर इसके बाद वो भी बियांका का पीछा करने लगता है क्योंकि फिलहाल बियांका उसे एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। वो हंसते हुए सोचता है, अपने रिग्रेशन से पहले मैं जितने लोगों को जानता था वो सभी लोग हमेशा सीरियस रहते थे, ना कि कभी खुश। वो जब ये सोच रहा था तभी उसे आर्थर की आवाज आती है। आर्थर उससे बोलता है, क्रॉस क्या तुम पहले से ही खुश हो रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है बस इतनी सी पावर के साथ तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचा लोगे? उसके बाद को सुनकर क्रॉस सोचता है, आर्थर मैं एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन उस आखिरी पल को छोड़कर उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो यह सब चीजें मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो सिर्फ और सिर्फ जीत। हम वापस से पलजन का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रॉस आर्थर के बारे में ये सब बातें सोच रहा था। उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आती है, ऐसा लगता है तुम फिलहाल अपने फियोंसे के साथ खेल रहे हो। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये है बेरोकिन। वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी मजे कर रहे हो क्रॉस। उसके बाद को सुनकर क्रॉस बोलता है, ब्रदर क्या तुम्हें नहीं लगता प्रैक्टिस के बाद थोड़ा आराम करना ये जरूरी होता है? क्रॉस के एटीट्यूड को देखते हुए बेरोकिन सोच रहा था, वो लड़का वो जो हमेशा मुझसे डरा करता था, आज उसे देखो, वो सीधा मेरे सामने खड़े होकर मुझे घूरने की हिम्मत कर रहा है। सच में क्या बकवास है। तो इसका मतलब एनिक्स को डिफीट करने वाले वो रूमर्स वो सही थे। क्रॉस बोलता है, वैसे ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें बिजी होना चाहिए था, तो फिर तुम अजूरे पाइन मेनर के अंदर कैसे आ गए? क्या तुम्हारे पास सच में टाइम है? बेरोकिन बोलता है, क्या बिजी? आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? क्रॉस बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम राहेन एकेडमी के अंदर जाने वाले हो और वहाँ पर बिना टेस्ट के किसी को भी अंदर नहीं आने देते, भले ही वो नोबल क्यों ना हो। तो फिर क्या तुम्हें टेस्ट की तैयारी
नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मैं यही जानना चाहता हूँ, टेस्ट की तैयारी करने के बजाय आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्रॉस की बात को सुनकर बेरोकिन गुस्से में सोच रहा था, तुम घमंडी बच्चे, तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो। दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर भी विलेम फैमिली से डरता है और यही रीजन है जिसकी वजह से वो कभी भी स्टार्न किंगडम के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि विलेम फैमिली का पावर ये बाकी फैमिलीज के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर है। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है विलेम फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बावजूद मुझे इन छोटे मोटे एकेडमी के टेस्ट की चिंता करनी चाहिए? छोटे भाई एनिक जैसे कमजोर आदमी को डिफीट करके तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। ये सब सोचने के बाद वो हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हारा ये जोक काफी फनी था। एक आम आदमी के लिए ये सब टेस्ट मुश्किल होते होंगे, लेकिन वह विलेम फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, मेरे लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। क्रॉस बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद आप सही हैं। क्रॉस के ऐसे बातों को सुनकर और उसके ऐसे रवैये को देखकर बेरोकिन सोच रहा था कि आखिर ये इतना बदल कब गया। वो क्रॉस को बताता है कि मेरा यहाँ पर आने का एक रीजन है, वो रीजन है तुम्हें ऑर्डर देना। क्रॉस बोलता है, क्या ऑर्डर? बेरोकिन बताता है, हाँ बिल्कुल, हम माउंट गेरो लीग जा रहे हैं ताकि हम वर्ल्ड इरोजन को आगे बढ़ने से रोक सके। उसकी बात को सुनकर क्रॉस हैरान होते हुए बोलता है, क्या एक फैमिली मिशन? लेकिन फैमिली मिशन में जाने के लिए कम से कम 15 साल का होना जरूरी है, तो फिर आखिर आप मेरे पास क्यों आए? क्रॉस की बात को सुनकर बेरोकिन बोलता है, चिंता मत करो, मैं वहाँ पर तुम्हारा एक गार्डियन बनकर जाऊंगा। मेरे भाई, तुम्हारी बात को सुनने के बाद मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुमने एनिक्स को डिफीट किया था? क्योंकि अगर तुम एनिक्स को डिफीट कर सकते हो तो फिर मुझे नहीं लगता इन छोटी मोटी बातों से तुम्हें घबराने की जरूरत है। बेरोकिन के बात को सुनकर क्रॉस सोचता है, वेल ये यहाँ पर अपने एबिलिटी का यूज करते हुए मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास भी एक प्लान है। वो बोलता है, ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। ये बोलकर क्रॉस सोच रहा था कि नॉर्मल लाइफ से ज्यादा मैंने वर्ल्ड इरोजन के अंदर फाइट किए, तो फिर मेरे पास उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है नॉर्मल लाइफ के मुकाबले। और मेरे भाई बेरोकिन, भले ही तुम्हारे पास एक प्लान है, लेकिन मैं तुम्हारे उस प्लान से बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल सकता हूँ। यहाँ पर क्रॉस जब ये सब बातें सोच रहा था, उसी समय बियांका उससे पूछती है, मिस्टर क्रॉस क्या आप कहीं पर जा रहे हैं? क्रॉस बताता है, हाँ बिल्कुल, इरोजन से रिलेटेड कुछ बात है, तो फिर मुझे कुछ समय के लिए वहाँ पर जाना होगा। हालांकि तुम मेरा पीछा नहीं कर सकती। बियांका बोलती है, ठीक है मैं आपका पीछा नहीं करूंगी, लेकिन 13 साल के बच्चे के लिए वर्ल्ड इरोजन को रोकना ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बेतुकी बात की किसने। बियांका के बात को सुनने के बाद बेरोकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलता है, कलजो में आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले क्रॉस उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, ब्रदर ये मेरी फियोंसे है और मुझे उम्मीद है कि मेरे अच्छे भाई कभी भी 12 साल की बच्ची की बातों का बुरा नहीं मानेंगे। ये बातें बोलते हुए क्रॉस बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वहीं दूसरी तरफ बेरोकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल है। वो गुस्से में यहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है लेकिन मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। उसके यहाँ से जाने के बाद क्रॉस बियांका के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, बियांका तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। बियांका बोलती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। क्रॉस बोलता है, ठीक है अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि तुमने यहाँ पर क्या किया तो ये भी ठीक है। बियांका बोलती है, वैसे वहाँ जाने के बाद प्लीज दोबारा बेहोश मत होना। क्रॉस यहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात को हमेशा याद रखूंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। क्रॉस के ये बोलने के बाद हमें एक बार फिर बताया जाता है वर्ल्ड इरोजन के बारे में कि दूसरे डायमेंशन के लोग हमारे डायमेंशन में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर हमारे डायमेंशन में आ जाते हैं। कुछ मामलों में ये करप्टेड लाइफ फॉर्म के अंदर बदल जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ पर जमीन के साथ साथ वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट भी बदल जाता है। अगर ये यूं ही बढ़ती रहे तो फिर धीरे धीरे करके वो पूरा एरिया एक अलग ही डायमेंशन बन जाएगा, जहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और फिलहाल हम सभी लोग जिस एरिया में आए हैं ये एरिया भी एक अलग ही डायमेंशन में बदल चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं क्रॉस, बेरोकिन और कुछ नाइट्स को, ये सभी लोग मिलकर इस पूरे एरिया को क्लियर करने आए हैं। बेरोकिन बताता है कि मैंने सुना है इस एरिया में एक 3 स्टार का क्लासिफाइड इरोजन है, लेकिन इसके बावजूद प्यूरिफिकेशन यूनिट अभी तक यहाँ पर नहीं आई। मुझे लगता है जब हम सभी लोग इस मामले से निपट जाएंगे उसके बाद ही वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। 3 स्टार का नाम सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी नाइट थे वो सभी लोग सोच रहे थे क्या 3 स्टार, इसे डिफीट करने के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट एक्सपर्ट नाइट की स्क्वाड होनी चाहिए थी। अगर वो सच में हमारे सामने आ गया तो फिर ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। क्रॉस अपने भाई को देखते हुए सोचता है कि भले ही वो देखने में स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन वो एक एक्सपर्ट एडवांस लेवल का नाइट है। मुझे लगता है कि अगर वो 3 स्टार का इरोजन यानी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाए तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वो जब ये सब बातें सोच रहा था तभी बेरोकिन क्रॉस के पास जाते हुए बोलता है, क्रॉस बोलता